Hello everyone, welcome back to my channel. In our previous video, we have discussed about some basic concepts of chemistry. Today we are going to start a new chapter, structure of atom. You will say that you are familiar with this word atom. एटम वर्ड ऐसा वर्ड है जो आप स्मॉलर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, स्मॉलर क्लासेस से सुनते आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आप उसके बारे में जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। सबसे पहले यही मतलब माना जाता था कि एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, अनब्रेकेबल होते हैं, जिनको अलग अलग हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता। बट आफ्टर सर्टेन डिस्कवरीज, कुछ डिस्कवरीज के बाद में ये बताया गया कि एटम्स को भी क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है इन 3 पार्टिकल्स, एंड 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Electrons are negatively charged particles and protons are positively charged particles and neutrons have no charge. This was discovered in the previous discoveries. After that, let us discuss some models that you have discussed in previous classes also. First one was the Thomson model. According to Thomson model, जो कि किसी भी एटम की जो स्ट्रक्चर होती है, वो किसकी तरह की होती है, एक पुडिंग की तरह की होती है या एक वाटरमेलन की तरह होती है। जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर सीड्स जो होते हैं वो उसके अंदर होते हैं, उसी तरह से बीच बीच में सीड्स होते हैं, बाकी पूरा हिस्सा जो होता है वो जो है वो मैटर को कंटेन करता है। इसी तरह से उसने कहा कि एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी इसी तरह से होती है, जिसमें किसी भी मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सीड्स की तरह एम्बेडेड होते हैं। ये थॉमसन के मॉडल में बताया गया था। उसका जो मॉडल था, उसके एटॉमिक मॉडल ने ये तो बता दिया था कि किसी भी एटम के अंदर जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और इसीलिए कोई भी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन इससे ज़्यादा वो इसके बारे में कुछ नहीं बता पाया था कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से उसके अंदर होते हैं, या उसकी स्ट्रक्चर गलत थी। उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एम्बेडेड होते हैं उसके अंदर, जबकि ऐसा नहीं होता। थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बताई गई थी जो आप स्मॉलर क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। 9th क्लास में इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये थॉमसन का मॉडल था। इसमें बताया था कि ये पूरा का पूरा जो एक एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है, ठीक है। उसके बाद में जब थॉमसन का मॉडल फेल हो गया, उसके बाद आया रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में अल्फा स्कैटरिंग की थी, अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर किया था, किससे, गोल्ड फॉइल पे। उसने भी अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया और इसके बारे में बहुत कुछ बताया। लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि एक तो वो ये नहीं बता पाया था कि एटम स्टेबल किस तरह से होता है, यानी एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एटम की स्टेबिलिटी को क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि उस समय जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि अगर न्यूक्लियस जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ मान लो रिवॉल्व कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं जब, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों अगर ऑपोजिट चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो इसके ऊपर गिर जाएंगे, और ऐसे गिर जाएंगे तो फिर कैसे एटम स्टेबल रह पाएगा? सबसे पहली चीज़ तो वो ये डिस्कवर नहीं कर पाया, यानी एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी चीज़ क्या थी कि वो ये नहीं बता पाया था कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होती है। अगर ये बाहर हैं तो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिकली ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से इसके अंदर ये रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में फिर हमारे पास जो मॉडल आया वो मॉडल आया बोहर का। बोहर के मॉडल में क्या बताया गया? बोहर का जो मॉडल था उसके बारे में वैसे आप पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन पूरी तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में 2 बेसिस पे। कौन से 2 बेसिस हैं? एक तो डुअल नेचर के बारे में हम बताएंगे, एक तो हम बताएंगे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में,
और दूसरी चीज़ जो हम बोहर के मॉडल में डिस्कस करेंगे वो हम बताएंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। ये आपके लिए नई चीज़ें हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ के आए हैं। ये आपको इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा किस तरह से बनता है उसके बारे में, किस तरह से एब्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन होता है, एमिशन होता है, सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। इसका वेव नेचर क्या होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट होती हैं, वेव की फॉर्म में मूव करती हैं, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दो तरह के फील्ड्स प्रोड्यूस करती हैं, और वेव की फॉर्म में क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं। वेव्स की फॉर्म में किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वेव नेचर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। जब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स की। जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं अंडर एक्सेलरेशन, तो वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं। तो इस तरह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया था, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमें बताया था, इसके फिनोमिना को डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह से जब पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं अंडर एक्सेलरेशन, तो उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस करती हैं ये, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकेंड थिंग क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिफरेंट टाइप की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी डिफरेंट क्या होती है, वेवलेंथ्स होती है, जिनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, वो कंबाइन करके क्या बनाती हैं, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनाती हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि अलग अलग वेवलेंथ की ये जो वेव्स होती हैं इन सब की यूनिट्स भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो चार हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये तो आ गया आपका वेव नेचर। उसके बाद हम बताएंगे पार्टिकल नेचर, क्योंकि तो अभी हमने वेव नेचर को डिस्कस किया, उसके बाद हम आपको बताते हैं पार्टिकल नेचर के बारे में। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। पार्टिकल नेचर में आप क्या पढ़ेंगे
कि जब भी किसी बॉडी को स्ट्रांगली हीट किया जाता है, मींस उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, तो वो बॉडी क्या करती है, हर एक फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस को एमिट कर लेती है, या तो एमिट कर देती है या एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो जो बॉडी होती है जो हर एक फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस को एमिट या एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। और वो ब्लैक बॉडी जिन रेडिएशंस को एमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है, उन रेडिएशंस को कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती हैं वो टोटली किस पर डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ इनकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं वेवलेंथ, और वाई एक्सिस पे ले ली हमने इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और वेवलेंथ जो होती है वो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ये T1 टेम्परेचर है, फिर T2 पे और बढ़ जाएगी। इस तरह से T2 की जो वैल्यू होगी वो T1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद में है प्लैंक एक साइंटिस्ट थे। प्लैंक ने क्या बताया, प्लैंक ने कहा कि जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ रेडिएशंस कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ब्लैक बॉडी एमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है, उस स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को उसने नाम दिया किसका, क्वांटम का। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी जो होगी किसी भी रेडिएशन की जो एमिट की जाती है या एब्जॉर्ब की जाती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी विल यूज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड दिस वन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट H इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। तो देखते रहिए आने वाली वीडियोस के पार्ट्स, और लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।